कहते हैं पैसा अपनी एक धुन पर अच्छों को नचा देता है। इसकी खनक में कितनी पावर है इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। तभी तो लोग इसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर जब मेहनत रंग नहीं लाती तो लोग लालच में कई बार स्कैम जैसे गलत कामों के झांसों में आ जाते हैं, जिसके जरिए वो लाखों करोड़ों कमाते तो है पर पकड़े जाने पर सजा भी पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में बताएंगे जहां लोगों ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर बहुत पैसे कमाए और बात सामने आने पर अपनी इज्जत का जमकर फालूदा भी बनवाया। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल एक ऐसा स्कैम था जिसने देश की सत्ता ही पलट के रख दी थी। इसलिए आज भी कई बार इस स्कैम के चर्चे होना कोई आम सी बात है। इस स्कैम में भारत सरकार और स्वीडन की हथियार मैन्युफैक्चरर AB बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, जो कि इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई करने के लिए हुआ था। पर लोगों में हलचल तब मच गई जब स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के सीनियर पॉलिटिशियंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अधिकारी को घूस दी है और घूस की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। हालांकि सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज भी कर दिया, पर केस की गंभीरता को समझते हुए इसे CBI के हाथों में भी सौंप दिया गया, जिसके बाद CBI ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। नंबर 9, सत्यम स्कैंडल। सत्यम स्कैम भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम था, जो इंडियाज एनरॉन स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कैम B रामलिंगा राजू और उनके सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के इर्द गिर्द घूमता है। उस समय सत्यम TCS, विप्रो और इन्फोसिस के बाद इंडस्ट्री में चौथा सबसे बड़ा IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था। कंपनी में उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वहां के प्रमोटर्स ने कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की, जिसका मकसद एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट का लालच देना था। श्री राजू बैलेंस शीट को नकदी के साथ बढ़ाने के लिए कई बैंक स्टेटमेंट्स बनाते थे, जो कि मौजूद ही नहीं थे। सत्यम स्कैम आखिरकार 2009 की शुरुआत में सामने आया, जब देश पहले से ही मंदी के बीच में था। कंपनी ने इस बात को माना कि उसने अपने बोर्ड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन्वेस्टर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के सामने 7,000 करोड़ से ज्यादा के अपने खातों को गलत तरीकों से हेरफेर किया और गलत तरीके से पेश किया, जिसके बाद राजू को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 8, विजय माल्या स्कैम। अब भारत में चाय की टपरी में काम कर रहे इंसान से लेकर कोठियों में बैठे लोगों तक को विजय माल्या स्कैम के बारे में पता होगा। विजय माल्या एक ऐसा शख्स जिसके दाएं बाएं एक समय में हसीनाओं का मेला लगा करता था, मगर आज ये भारत के भगोड़े के नाम से जाना जाता है। तो विजय माल्या के फ्रॉड की कहानी शुरू होती है साल 2007 में, जब उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने लो कॉस्ट कैरियर एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला किया, जो उस समय कर्ज में थी। पर खरीदने के तुरंत बाद कैरियर को घाटा होने लगा, क्योंकि उस समय तेल की कीमतें बढ़ रही थी। अपने कारोबार को चलाने के लिए माल्या ने देश के कई बैंकों से अच्छा खासा कर्ज लेना शुरू कर दिया और कुछ साल बाद कर्ज उसकी नेटवर्थ का लगभग 50% था, जिसके बाद माल्या की कंपनी चल नहीं पाई और माल्या पर 1 दर्जन से भी ज्यादा भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज बकाया रह गया। नंबर 7, PNB स्कैम। विजय माल्या के बाद फ्रॉड के मामले में किसी का नाम सामने आता है तो वो है नीरव मोदी, जिसने पूरे 10,000 करोड़ का घोटाला किया। इस मामले में नीरव मोदी के अलावा उसके चाचा मेहुल चोकसी और PNB के 2 सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल थे। ये पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांड के जरिए हुए अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल घोटालों में से एक है। इस मामले को अंजाम देने के लिए कुछ बैंकरों ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के नकली लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स का इस्तेमाल किया, जो 1 साल के टाइम पीरियड के लिए मोतियों के इंपोर्ट के लिए भारतीय बैंकों की ब्रांचेस के फेवर में खोले गए थे। और इन LOU ने किसी भी चूक के मामले में बैंक को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जिसके बाद 2018 में PNB ने CBI में नीरव मोदी और उन कंपनियों पर आरोप लगाया जिनसे वो जुड़ा था। नंबर 6, ABG शिपयार्ड स्कैम। घोटालों के मामले में आपने अब तक सबसे ज्यादा नाम नीरव मोदी और विजय माल्या का ही सुना होगा, पर ABG शिपयार्ड स्कैम ने तो इनके घोटालों को भी टक्कर देकर आगे निकलने का काम किया है। इसे देश के बैंकिंग इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। इस मामले में कुछ नाम सबसे टॉप पर सामने आए, जिनमें ABG शिपयार्ड के डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार ने मिलकर लगभग 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।
इन्होंने 5 साल इस काम को जमकर चलाया, पर फिर चेकिंग के समय बैंक्स को इस बात की भनक लग गई कि कंपनी बैंक से लिए गए पैसे को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई, जो पूरे 1.5 साल तक चली, जिसके बाद सीबीआई ने धोखा कर रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नंबर 5, सरदा चिट फंड स्कैंडल। द सरदा स्कैम या सरदा चिट फंड स्कैंडल 2013 में होने वाला एक बड़ा केस माना जाता है। इस केस में भी पैसा डबल करने वाली पॉलिसी से ही लोगों को अट्रैक्ट किया गया। साल 2000 की शुरुआत में आने वाली इस छोटी सी कंपनी ने लोगों को कम पैसे इन्वेस्ट करने के बदले हायर रिटर्न का वादा किया और तरह तरह के बड़े लेवल्स पर होने वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके अपनी कंपनी को सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाया। इन्होंने बहुत कम समय में ही लगभग 2500 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस समय इन लोगों के लगभग 1.7 मिलियन इन्वेस्टर्स हो चुके थे, पर कंपनी की उल्टी गिनती 2013 से शुरू हुई, जब कंपनी का इनफ्लोज इसके आउटफ्लोज से कम पाया गया, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। साल 2010 दिल्ली में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स खेल से ज्यादा एक स्कैम की वजह से जाना जाता है, जो आज तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, क्योंकि इस घोटाले में सामने आने वाली अमाउंट ने सबको चौंका ही दिया था। अब 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। इस स्कैम की बात खुलकर तब सामने आई जब इवेंट खत्म हुआ और लोगों ने इवेंट को लेकर भर भर के कंप्लेंट्स की, जिनमें गंदे क्वार्टर्स, लीकी वॉल्स, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन, डेंगू फीवर जैसी बातें सामने आई। फिर क्या, जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी मेंबर्स, पॉलिटिशियंस सबने मिलकर पैसे का हेर फेर किया है और अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की जगह लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद घपला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सभी दोषियों को सजा सुनाई गई। नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम घोटाला साल 2010 में सामने आया, जब भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ साफ तौर पर अपनी सभी बड़ी बातों को सबके सामने रखा। उनके अनुसार 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की स्कीम पर लाइसेंस दिए गए, जिससे सीधे सीधे सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस स्कैम ने एक लाइन से उस समय की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में की गई और मामले में कई लोगों के नाम केस दर्ज किए गए। नंबर 2, इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम। इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम सीबीआई के सबसे लंबे खिंचने वाले केसों में से एक है, जिसमें साफ तौर पर पूरे 1,85,591 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस केस का मास्टरमाइंड दिलीप रे को माना गया, जो कि 1999 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल था। कहने को तो इस केस से भी कई बड़े नाम जुड़े हुए थे, पर सामने केवल कुछ नाम ही आए। इस स्कैम में सरकार ने उन प्राइवेट फर्म्स को कोल ब्लॉक्स अलॉट किए, जो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड प्रोडक्शन प्लान्स का अहम हिस्सा नहीं थे। पर नुकसान हुआ भी इस वजह से क्योंकि इन फर्म्स को केवल कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए, न कि नीलाम किए गए, जिसकी वजह से जो लॉस हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर इस केस में उन फर्म्स को कोल ब्लॉक अलॉट किए गए जो इसके काम के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। इस केस में होने वाले नुकसान को खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था। नंबर 1, हवाला स्कैम। हवाला स्कैम एक ऐसा स्कैम था जिसने भारतीय राजनीति में हलचल लाती थी। जहां देखो वहां बस इसके बारे में बातें चल रही थी। खास तौर पर इस स्कैम में कुछ बड़े लोगों का नाम खुलकर सामने आया था, जिसके बाद इस स्कैम को और उछाला गया। हवाला स्कैम 1990 के दशक में लोगों के ध्यान में आया। ये घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिन्हें जैन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। जैन ब्रदर्स और कुछ बड़े पॉलिटिशियंस ने मिलकर ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे न जाने कितने गैर कानूनी कामों को अंजाम दिए, जिसका खुलासा एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जांच में पता चला कि इस आतंकवादी और इसके संगठन को इन हवाला ब्रदर्स के जरिए ही फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बता दे कि ये स्कैम पूरे 18 मिलियन डॉलर्स का था। तो देखा आपने, पैसे की ये धोखाधड़ी आपको किस हद तक भारी पड़ सकती है। अब आप चाहे इसे छोटे लेवल पर करें या बड़े लेवल पर, बात सामने आने पर आपको सजा मिलनी तो पक्की ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।